हेलो व्यूवर्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है सरकार क्या है। सरकार शब्द आपने कई बार सुना होगा, जैसे कि न्यूज़ चैनल्स वगैरह में आता रहता है। सरकार ने कामगारों के अधिकार की रक्षा की मांग की, सरकार ने पैसे दिए, सरकार ने कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है वगैरह वगैरह। सरकार ने प्याज के दाम बढ़ा दिए, घटा दिए। हर जगह हम सरकार वर्ड सुनते हैं। सरकार से आप समझते हैं कि सरकार का क्या मतलब है। देखो, ये एनसीईआरटी की बुक है, लेकिन मैंने खुद से नोट्स बनाए हैं, तो मैं नोट्स से आपको पढ़ा देती हूँ। चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें कंप्लीट हो जाएंगी। तो देखो, सरकार क्या होता है। सरकार कुछ लोगों का ऐसा समूह होता है, मतलब एक ग्रुप होता है जिसे हम ही चुनते हैं, जिसे हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, जो लोगों के लिए व्यवस्था करती है, मतलब कानून बनाती है। हमें किस रेट में क्या ख़रीदना है, कहाँ से ख़रीदना है, यातायात के साधन, देश में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं हमारी सुविधा करने के लिए क्या करती है, व्यवस्था करती है, नियम बनाती है, कानून बनाती है और हमारे लिए निर्णय भी लेती है। जैसे कि लॉकडाउन में हमें बाहर नहीं निकलना। अगर ये कोई साधारण आदमी कहता कि लॉकडाउन लग गया और बाहर नहीं निकलना, तो क्या कोई इस बात को मानता? नहीं। लेकिन सरकार ने कहा तो हम मान रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ही उनको बिठाया है ये सब व्यवस्था करने के लिए। तो सरकार क्या है? सरकार कुछ लोगों का ग्रुप है, एक समूह है जो व्यवस्था करती है, नियम बनाती है। इन नियमों को अपने देश में रहने वाले लोगों पर लागू करती है, सिर्फ अपने देश में रहने वाले, दूसरे देश में रहने वालों पर नहीं। ठीक है। सरकार निम्नलिखित प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। सरकार क्या क्या करती है? सरकार सीमाओं की रक्षा करती है और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करती है। सरकार का पहला, हम ये भी कह सकते हैं कि सरकार निम्नलिखित प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है, और हम ये भी कह सकते हैं कि सरकार के क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, इनको हम कार्य भी बता सकते हैं। तो सरकार के क्या क्या कार्य हैं? पहला तो यही है, देश की सीमाओं की रक्षा करना। देश की सीमाएं मतलब हमारा जो देश होता है उसके जो चारों तरफ बॉर्डर होता है, वहाँ पे दूसरे देश जुड़े हुए होते हैं। जैसे यहाँ से चीन हो गया, यहाँ से पाकिस्तान हो गया, यहाँ से दूसरा देश हो गया। ठीक है, तो वो बॉर्डर से हमारे देश में आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं और बहुत सारी सेना खड़ी कर देते हैं। मतलब उसकी रक्षा करनी है कि कोई हमारे देश में फालतू आदमी ना आ सके और हमारे देश को नुकसान ना पहुँचा सके। दूसरा, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना। दूसरे देशों से अच्छे संबंध बनाना ताकि वो हमारे दुश्मन ना बने और ताकि वो हमारे साथ ठीक से रहें। दुश्मन बन गए तो वही हमला करने लगेंगे। दूसरा काम क्या होता है सरकार का? देश के लोगों को जन सुविधाएं किन्हें कहते हैं? जैसे कि ये यातायात के साधन होते हैं, बस वगैरह, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार आदि उपलब्ध कराना। आप देखो, हम टीवी खोलते हैं, न्यूज़ चैनल्स मिलते हैं, हॉस्पिटल्स मिलते हैं, अगर हमें ज़रूरत होती है गवर्नमेंट स्कूल्स मिलते हैं और हमें सड़कें बनी हुई मिलती हैं। ये सब काम किसका है? ये सब काम है सरकार का। नंबर 3, देश में लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू करना। मतलब ऐसी प्लानिंग करना, ऐसी योजनाएं बनाना, योजनाएं मतलब प्लानिंग बनाना। ठीक है, ऐसी चीज़ें बनाना जिससे लोगों का कल्याण हो, मतलब उनका फ़ायदा हो। ठीक है, जैसे कि स्कूल में लाडली योजना वगैरह बनाई जाती है, लड़कियों के लिए स्पेशल योजनाएं बनाई जाती हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाएं लिखाएं। तो इस तरीके की योजना बनाना जिससे लोगों का कल्याण हो, मतलब वो खुश हो, उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए। नंबर 4, विपदाओं के समय पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाना। जैसे कि अर्थक्वेक आ जाता है, भूकंप, बाढ़, ऐसी इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। तो ऐसे में हमारे ना तो रिश्तेदार मदद करते हैं, ठीक है, और ना कोई और मदद करता है। कौन मदद करता है? सरकार। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी विपदाओं के समय में पीड़ित लोगों की मदद करे। पीड़ित मतलब जो उससे अफेक्ट हो गए हैं। ठीक है, जो लोग जैसे कि भूकंप में दब गए हैं या किसी का कुछ नुकसान हो गया तो वो होते हैं पीड़ित, उनकी मदद करना। देश में शांति तथा कानून व्यवस्था लागू करना। ऐसी कानून बनाना जो देश में शांति फैलाएं, ठीक है, लोगों को सुकून पहुंचाए। कानून होते ही इसलिए हैं, सुकून के लिए। तो हम कह सकते हैं कि सरकार का अर्थ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है जो राष्ट्र राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करते हैं। और इसके 3 अंग होते हैं, मतलब एक निश्चित टाइम के लिए बैठते हैं, जैसे कि हर 5 साल में होता है हमारे देश में। और इसके 3 अंग होते हैं। पहला होता है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। ठीक है, अब हम आते हैं सरकार के स्तर।
तो हमारे यहाँ सरकार के 3 तरीके के स्तर होते हैं, वैसे तो 2 ज़्यादा हैं, तीसरा कहीं कहीं पे लागू है। पहला होता है राष्ट्रीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर मतलब पूरे देश पे जो सरकार होती है उसको कहते हैं राष्ट्रीय स्तर की सरकार। मतलब उसका कब्ज़ा, ठीक है, उसका शासन, उसकी सारी वो जो भी करेगी वो पूरे देश को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर पर इसका संबंध पूरे देश से होता है, इसे हम केंद्र सरकार भी कहते हैं। जैसे कि अभी केंद्र सरकार में है भाजपा सरकार, जिसमें प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी। तो वो जो भी कहते हैं वो पूरे देश को करना पड़ता है क्योंकि वो केंद्र सरकार से हैं, ठीक है। तो केंद्र सरकार होती है राष्ट्रीय स्तर पर। दूसरी होती है राज्य स्तर पर। हमारे देश में राज्य बटे हुए हैं ना, फिर छोटे छोटे, ठीक है, भाषाओं के आधार पर 29 राज्य बटे हुए हैं ऐसे, जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, ऐसे, महाराष्ट्र नहीं, उत्तर प्रदेश, MP, दिल्ली, गोवा, इस तरीके से राज्य बटे हुए हैं। तो राज्य की सरकारें अलग होती हैं, ठीक है। एक सरकार वो होती है जो पूरे देश पर काम करती है, वो होती है केंद्र सरकार। फिर छोटी छोटी सरकारें होती हैं, जैसे यहाँ की अलग होगी, इस क्षेत्र की अलग होगी, इस क्षेत्र की अलग होगी, उसे हम कहते हैं राज्य स्तर की सरकार। किसी विशेष राज्य का संचालन करती है, ये राज्य सरकार कहलाती है, ठीक है। इसके बाद आती है स्थानीय स्तर पर। ये गांव शहर के प्रशासन को संभालती है। जैसे कि अब इसमें भी छोटे छोटे वो बांट दिए जाते हैं, लेकिन ये वाली सरकार ज़्यादातर छोटे छोटे गांवों में होती है। तो अब एक राज्य के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे गांव होते हैं, तो ये स्थानीय स्तर पर गांव या शहर के प्रशासन को संभालती है। इसे हम पंचायत या फिर नगर पालिका के नाम से भी जानते हैं। ये नगर निगम के चुनाव नहीं होते, MCD वाले चुनाव, ये वही वाली सरकार की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें ये कूड़ा कचरा उठाना, नालियाँ वगैरह देखना, ये सब छोटे मोटे काम किए जाते हैं। तो वो तीसरे स्तर की सरकार होती है। गांव में इसे हम पंचायत कहते हैं और शहर में ये नगर पालिका के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं स्थानीय सरकार। सरकार के स्तर समझ में आ गए। इसके बाद हम आते हैं सरकार के कार्य, जो हमने पहले पढ़ लिए। कानून बनाना, शासन व्यवस्था लागू करना, सामाजिक मुद्दों पर कार्यवाही करना, राष्ट्रीय हित को सुनिश्चित करना, जन कल्याण के लिए योजनाएं बनाना। इससे अच्छा मैंने अभी शुरू में जो समझाया था वो ज़्यादा अच्छा था, उस पर ध्यान देना। हाँ, अभी जो हम टाइप्स पढ़ेंगे सरकार के प्रकार, वो हैं कि पूरी वर्ल्ड में कितने टाइप की सरकार होती हैं। तो एक तो होती है लोकतांत्रिक सरकार। सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इस उत्तर का इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार कैसी है। मतलब ये जो सरकार कुछ भी कानून बनाती है, कुछ भी कहती है, हमें मानना पड़ता है, तो ये सब फैसिलिटीज़, ये जितने भी पावर है वो सरकार को कौन देता है? तो ये डिपेंड करता है इस बात पर कि सरकार कैसी है, लोकतांत्रिक है या राजतंत्र वाली है, ठीक है। तो पहली होती है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक सरकार होती है जिसमें जो निर्णय लेने की शक्ति है वो लोगों द्वारा प्रदान की जाती है। कैसे? मतलब जो पावर है वो हम लोग खुद देते हैं, हम अपना नेता खुद चुनते हैं। कैसे? वोट डालकर। जो वोट जीत जाता है फिर उसी के पास पावर चली जाती है। तो इनडायरेक्ट उसे हमने एक तरीके से खुद चुना, ठीक है, हमने खुद उसको पावर दी। तो अर्थात जनता के प्रतिनिधि वास्तविक शक्ति का स्रोत जनता ही है। मतलब जनता जो भी करेगी, आपने देखा होगा भी ऐसे कहते हुए लोगों को कि इस बार तो ये जीत गए, अगली बार बताएंगे अपनी मनमानी कर रहे हैं क्योंकि अगली बार हम इसको वोट ही नहीं देंगे। तो ऐसे में लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। तो लोकतांत्रिक सरकार में जो पावर होती है वो जनता खुद देती है, ठीक है। अब दूसरी सरकार आती है राजतंत्र सरकार। राजतंत्र में एक राजा होता है, राजा का बेटा ही राजा बनता है, ठीक है, कोई और राजा नहीं बन सकता। तो इस प्रकार की जो सरकार होती है उसके अंतर्गत निर्णय लेने की शक्ति राजा या रानी के पास होती है। अगर वो नहीं होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो उनके पास शक्ति होगी। कोई कितना भी योग्य हो, किसी में कितना भी टैलेंट या एबिलिटी हो, लेकिन जो शक्ति होगी वो राजा या रानी के पास ही होगी। और ऐसे में वो निरंकुश हो जाता है। निरंकुश मतलब उस पर किसी का भी अंकुश नहीं रहता राजा पे। वो अपनी मनमानी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं होता। जबकि लोकतंत्र में क्या होता है, एक के ऊपर एक पावर होती है। अगर कोई कुछ गलत करता है तो दूसरे उसे रोक देते हैं। इनफैक्ट लोग ही सड़कों पर उतर आते हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं और तब भी सरकार को अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता। राजतंत्र में जो भी राजा कहेगा वही मानना पड़ेगा और लोग उसका प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, क्योंकि राजा कुछ भी कर सकता है।
ठीक है। अगर हम बात करें भारतीय लोकतंत्र की कि मतलब हमारे यहाँ पे कौन सा शासन है, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। मतलब यहाँ पे लोगों का शासन है, लोग अपना नेता खुद चुनते हैं। इसकी मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को सुनने की शक्ति होती है, इसलिए लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। क्योंकि लोग ही उसे चुनते हैं वोटिंग करके, तो इसलिए लोकतंत्र को लोगों का शासन बोला जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, जिसके अंतर्गत लोग अपने प्रतिनिधि को वोट के माध्यम से चुनते हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में भारत ही एक सबसे बड़ा देश है जिसमें लोकतंत्र है। मतलब और भी बहुत देश हैं जिसमें लोकतंत्र है, लेकिन उन सब में सबसे बड़ा भारत है जिसमें लोकतंत्र है। ठीक है, और भी बहुत देश हैं पर वो भारत से थोड़े छोटे हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं। उसमें लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया द्वारा अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। प्रतिनिधि मतलब जो भी हमारे क्षेत्र से उठा हुआ होता है ना, जो भी कैंडिडेट होता है, जो ऑप्शन में होता है, जिसको हम वोट देकर आते हैं और जिसको वोट नहीं देके आते, दोनों ही कैंडिडेट होते हैं, उसको कहते हैं प्रतिनिधि। तो ऐसा तो है नहीं लोगों का शासन मतलब हम खुद ही शासन करना शुरू कर देते हैं, हम खुद ही कानून बनाते हैं, नहीं, हम अपना प्रतिनिधि उठाते हैं, ठीक है, उसको वोट देते हैं। तो इसीलिए हम इसको प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं सरफेस मूवमेंट। सरफेस मूवमेंट इसका क्या मतलब होता है? तो सरफेस मूवमेंट का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। ठीक है, वोट देने का अधिकार किस किस को है हमारे देश में? वोट देने का अधिकार है जो 18+ होगा, मतलब 18 साल से ऊपर होगा, जिसका दिमाग बिल्कुल ठीक होगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है, प्लस वो हमारे देश का नागरिक होना चाहिए, तो उसको वोट देने का अधिकार है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब पहला वर्ल्ड वार हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, तब महिलाओं ने मत डालने के लिए बड़ा ही संघर्ष किया। मतलब तब महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उस टाइम औरतों को बहुत नीचा समझा जाता था कि इनमें दिमाग की कमी होती है, दिमाग तो होता ही नहीं है, तो ये वोट डाल के क्या करेंगे, किसी को भी चुन लेंगे वगैरह वगैरह, मतलब बहुत नीचा समझा जाता था। तो इस वजह से औरतों को मत डालने का अधिकार नहीं था। औरतों को यह था कि घर में रहें, बर्तन वर्तन धोएं, बस यहीं तक ठीक है, वोट डाल के क्या करना है। इन आंदोलनों को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। लेकिन महिलाओं ने अपने लिए संघर्ष किया, आंदोलन किए कि हमें भी वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने बहुत आंदोलन किए। तो वो जो महिलाओं ने मताधिकार के लिए आंदोलन किया था, उसे ही महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि महिला मताधिकार आंदोलन किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के समय महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो महिलाओं ने उसके लिए आंदोलन किया, जिसे महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं, और उसके बाद उनको वो अधिकार मिल भी गया, और अब तो पूरे वर्ल्ड में ही महिलाएं वोट डालती हैं। अमेरिका में महिलाओं को वोट डालने का जो अधिकार है वो 1920 में मिला था, क्योंकि उनकी महिलाएं पहले ही प्रोटेस्ट वगैरह करने लग गई थी, अपने अधिकारों की मांग करने लग गई थी। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1928 में मिला था, काफ़ी पहले मिल गया था। इंडिया में काफ़ी बाद में मिला था, क्योंकि सन 1928 और 1920 के आसपास तो हम औपनिवेशिक काल में थे, तब अंग्रेज़ों का शासन था हमारे देश पर। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहा जाता है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं को सरकार के कार्यों में भागीदारी का अधिकार नहीं था। मतलब जैसे कि आजकल सरकार में भी महिलाएं होती हैं ना, कहीं पर कोई कैंडिडेट होता है, राष्ट्रपति भी होती हैं, प्रधानमंत्री भी होती हैं, और छोटे मोटे भी होती हैं, मतलब छोटे मोटे जो पद पे होती हैं उन पर भी होती हैं। लेकिन पहले ना बड़े पदों पे होती थी और ना ही छोटे पदों पर, कैसे भी नहीं होती थी। महिलाओं को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। इसके लिए भी उन्हें बहुत सारे आंदोलन करने पड़े कि सरकार में महिलाओं का भी हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए जब महिलाएं नहीं होती थी तो उनके बारे में सोचा भी नहीं जाता था। जहाँ सारे आदमी बैठे हुए होते थे, पुरुष होते थे, तो वो उन्हीं कानून वगैरह बनाते थे जो उनके पक्ष में हो, जो उनके लिए अच्छे हों। तो महिलाओं के बारे में सोचा ही नहीं जाता था। जब वो सरकार में अपना हिस्सा लेने लगी, ठीक है, वोटिंग करने लगी, तो उनके बारे में सोचा भी जाने लग गया। इसीलिए उन्होंने संघर्ष किया कि हमें भी सरकार में भागीदारी चाहिए, ताकि वो अपने लिए एक्शन ले सकें।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं का यह आंदोलन और अधिक मजबूत हो गया, क्योंकि इस दौरान महिलाओं ने पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को किया था। क्योंकि सारे जो पुरुष हैं वो तो चले गए थे लड़ाई में, क्योंकि बहुत सारी सेना की ज़रूरत थी, तो घर घर से सारे पुरुषों को ले लिया गया था सेना में भर्ती करने के लिए। तो उस दौरान आदमियों का काम भी, जो बाहर जाने का काम होता था खाने कमाने का, वो भी उन्होंने किया, बच्चे भी पाले और घर भी संभाला। तो उस टाइम वो और ज़्यादा मजबूत हो गई, फिर और ज़्यादा आंदोलन पे उतर आई। उन्होंने महिलाओं को उनकी क्षमताओं के बारे में फैली गलत रूढ़िबद्ध धारणाओं को दूर कर दिया। मतलब उन्हें खुद को यह एहसास हो गया कि हम बाहर भी काम कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने आंदोलन किया, सरकार में भी हिस्सा ले लिया और उस वोटिंग में भी हिस्सा ले लिया। 1920 में अमेरिका में और 1928 में इंग्लैंड में यह अधिकार दिया गया। इसी के साथ आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। बस इतना ही इम्पोर्टेंट था। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।